स्वागत है आप सभी का प्रिंसी की पाठशाला में। तो आज हम लोग तैयार हैं एक और प्रैक्टिस सेट के साथ, जो कि आज हमारी क्लास नंबर 3 होने वाली है यूपी टेट के लिए सीडीपी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। ठीक है, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। शैक्षिक सुधारों के लिए प्रभावी विकेंद्रीकरण संभव है ना। तो ऑप्शंस पढ़ते हैं। समूह और ब्लॉक संसाधन केंद्रों की अधिक भागीदारी, स्थानीय संसाधन व्यक्ति की उपलब्धता, शिक्षकों के उपयोग के लिए संसाधन और संदर्भ सामग्री। यानी कि बताएंगे कि शिक्षा में सुधार के लिए कौन कौन से विकेंद्रीकरण संभव है। तो बताएंगे समूह और ब्लॉक संसाधन में अधिक भागीदारी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। स्थानीय संसाधन व्यक्ति की उपलब्धता भी होनी चाहिए और शिक्षकों के लिए संसाधन और सामग्री भी होनी चाहिए। तो यानी कि ए, बी और सी तीनों ही ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, पिछड़े अन्वेषण और साधन अंत विश्लेषण निम्नलिखित में से किसके उदाहरण हैं। तो हमें ये बताना है कि पिछड़े अन्वेषण और साधन अंत विश्लेषण जो है ये किसके उदाहरण है, कौन सी विधि के उदाहरण है, कलन विधि के, मानसिक सेट के, अनुमानी या फिर कार्यात्मक स्थिरता। तो बता दें आपको कि ये जो है अनुमानी विधि के उदाहरण हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो है ये वाली जो एक मानसिक पिछड़े अन्वेषण और साधन अंत विश्लेषण जो है ये एक मानसिक लघुपथ है जो समस्या को, जैसे कि कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करने में एकदम से सॉल्व करता है, उसको बहुत जल्दी से सॉल्व करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिगम वक्र अभ्यास द्वारा लाए गए सुधार की मात्रा, दर और सीमा का चित्रमय निरूपण देते हैं। यह किसने कहा। फिर से देखेंगे, एक और कथन वाला क्वेश्चन आया है तो इसको इम्पोर्टेंट मार्क करके रखेंगे। तो यह कथन किसने कहा है, तो हमें सीधे सीधे याद होना चाहिए कि ये कथन जो है एबिंगहॉस का है। ठीक है, इसमें कुछ याद रखने वाली बात ही नहीं है। इनका पूरा नाम है हरमन एबिंगहॉस। ठीक है, हरमन एबिंगहॉस। तो इसको याद रखेंगे, कथन वाले हम याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक के सीखने के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। नहीं वाले क्वेश्चन पे हमें ज़्यादा जोर देना है। कौन सा जो है सीखने के नियम में शामिल नहीं है, बताएंगे। थॉर्नडाइक ने सीखने के नियम दिए हैं, अभ्यास का नियम भी दिया है, प्रभाव का नियम भी दिया है, तत्परता का नियम भी दिया है, लेकिन साहचर्य स्थानांतरण का नियम नहीं दिया है। ठीक है, तो जब नहीं पूछा है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। जैसे कि अभ्यास का नियम है तो ये जो है कि हमें लंबी अवधि तक, यानी कि लॉन्ग टाइम के लिए हमें कुछ सीखना है तो ये अभ्यास का नियम दिया है ना। और प्रभाव का नियम कुछ नया सीखने के लिए है। प्रभाव का नियम किससे है, कुछ नया सीखने के लिए। ठीक है, ऐसे ही तत्परता का नियम क्या है कि बच्चों में जो है तत्परता आनी चाहिए, बच्चे जो हैं मोटिवेटेड फील करें। कैसा फील करेंगे बच्चे, मोटिवेटेड फील करेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत अनुकलन पर जोर देता है। बताएंगे क्या देता है। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत जो है वो किस पर जोर देता है, बताएंगे। तो व्यवहार पर, विचारधारा पर, तर्क पर या फिर प्रेरणा पर। तो ये जो सिद्धांत है ये व्यवहार पर जोर देता है। ठीक है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का दूसरा नाम क्या है, क्लासिक कंडीशनिंग थ्योरी। क्लासिक कंडीशनिंग ठीक है, इसका जो है दूसरा नाम है। ठीक है, और इसको जो है पावलोव ने दिया था। कौन से जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने दिया था, इसको दिया था इवान पावलोव ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्रिया प्रसूत अनुकूलन का दूसरा नाम क्या है, बताएंगे। क्रिया प्रसूत अनुकूलन का दूसरा नाम क्या है, तो ये जो है नैमित्तिक अनुकूलन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्रिया प्रसूत अनुकूलन का जो है नैमित्तिक जो है अनुकूलन दूसरा नाम है, ये दिया था आपका बीएफ स्किनर ने। बीएफ स्किनर ने किस पर प्रयोग किया था, बताएंगे। बीएफ स्किनर ने प्रयोग किया था चूहे पर। किस पर किया था, चूहे के साथ। ठीक है, चूहे पर प्रयोग। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है, बताएंगे। कौन सी विशेषता नहीं है अधिगम की, एक बार पेन थोड़ा चेंज करते हैं। अधिगम की कौन सी विशेषता नहीं है, बताएंगे। अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। अधिगम एक जीव की
वृद्धि है, अधिगम का प्रत्यक्ष अवलोकन किया जाता है, अधिगम एक लक्ष्य निर्देशित प्रक्रिया है। तो अधिगम की विशेषता नहीं पूछ रहा है, तो नहीं कौन सी हो जाएगी, अधिगम का प्रत्यक्ष अवलोकन किया जाता है, नहीं, अधिगम का प्रत्यक्ष अवलोकन नहीं किया जाता है, इसका मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी 3 हमारी अधिगम की विशेषता हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोहलर यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम, कोहलर क्या सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम जो है वो एक स्वायत्त यादृच्छिक गतिविधि है, यानी कि अपने आप होती है, नहीं। संज्ञानात्मक कार्यविधि है, जी नहीं। एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति जानवरों से श्रेष्ठ होते हैं, कोहलर ने ये थोड़ा ना सिद्ध करना चाहते थे। कोहलर से क्या सिद्ध करना चाहते थे कि स्थिति के विभिन्न भागों की धारणा है। ठीक है, और इसको जो कोहलर जी ने जो हमारा सिद्धांत दिया था उसको बोलते हैं सूझ का सिद्धांत, सूझ या फिर अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, है ना, सूझ या फिर अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, यही दिया था कोहलर ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए शुरुआत कहाँ से करें, बताएंगे। ये सबसे इजी क्वेश्चन है, आज के जो 30 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट है उसका सबसे इजी क्वेश्चन है, बताएंगे। नई भाषा को सीखने के लिए शुरुआत हमें कहाँ से करनी चाहिए, वाक्यों का निर्माण से, शब्दों का गठन से, अक्षरों और शब्दों के बीच संबंध से, या फिर इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल आंसर हो जाएगा, अक्षरों और शब्दों के बीच संबंध से जो है हमें भाषा सीखने की शुरुआत करनी चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गणित से संबंधित सीखने की अक्षमता को परिभाषित करता है, बताएंगे। गणित सीखने में कठिनाई आती है तो उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं वाक विकार, डिस्कैलकुलिया या फिर दुखांता, तो उसको बोलेंगे डिस्कैलकुलिया। जिसको गणित सीखने में समस्या है उसको डिस्कैलकुलिया है ना। वाक विकार क्या होता है आपका, एक सीखने की अक्षमता जो पढ़ने और समझने की क्षमता को प्रभावित करती है, यानी कि पढ़ने में और समझने में दिक्कत होती है, पढ़ने में और समझने में, इसको हम डिसलेक्सिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डिसलेक्सिया। ठीक है, डिसलेक्सिया भी कहते हैं। दुखांता क्या होता है, ये दुख स्थानता होती है आपकी एक काल्पनिक दुनिया जिसमें लोग डरे हुए रहते हैं, जिसमें लोग डरे हुए रहते हैं, समझिए जैसे कोई बच्चा डर जाता है उस प्रकार से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, समावेशी वर्ग में किस प्रकार के छात्र शामिल हैं, बताएंगे। एक समावेशी एक क्लास जो है उसमें कौन कौन से बच्चे शामिल होते हैं, सामान्य और विशेष छात्र, केवल सामान्य छात्र, केवल विशेष छात्र, अधिभाषी और मेधावी छात्र। नहीं, तो केवल सामान्य नहीं होंगे, केवल विशेषी नहीं होंगे, अधिभाषी नहीं होंगे, मेधावी छात्र। सामान्य और विशेष यानी कि दोनों प्रकार के छात्रों को एक साथ बिठाया जाता है तो वो समावेशी कक्षा हो जाती है। ठीक है, समावेशी कक्षा समझ गए हैं आप लोग, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सफल समावेश की ज़रूरत है, सफल समावेश की ज़रूरत क्या है, बताएंगे। सफल समावेश की ज़रूरत कहाँ पर है, माता पिता की। सफल समावेश में माता पिता की कोई भागीदारी नहीं होती, बताएंगे। या फिर वियोजन, क्षमता निर्माण की कमी, या फिर संवेदीकरण। तो सफल समावेश में संवेदीकरण की ज़रूरत है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, समावेशन जो है, समावेशन जो एक वर्ड है उसका मतलब है कि प्रत्येक बच्चा, यानी कि जो एक बच्चे की क्लास है उसमें किसी भी डिसेबिलिटी की या फिर किसी भी अपंगता की जो भेदभाव नहीं करना चाहिए, मतलब उसको एक साथ बिठाना चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भावना का तत्व नहीं है, बताएंगे। भावना का तत्व कौन सा नहीं है, शारीरिक, संज्ञानात्मक, स्वभाव संबंधी, तो कौन सा नहीं हो जाएगा, ये तीनों हो जाएंगे। ये यानी कि संवेदी जो है भावना का तत्व नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संज्ञानात्मक डोमेन का सही क्रम कौन सा है, बताएंगे। कौन सा सही क्रम हो जाएगा, बताएंगे। मूल्यांकन, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, अवधारणा, ज्ञान। नहीं, मूल्यांकन, संश्लेषण, विश्लेषण, अनुप्रयोग, अवधारणा, ज्ञान नहीं, ये तो सेम हो गया बिल्कुल। तो आंसर हो जाएगा हमारा ज्ञान, अनुप्रयोग, अवधारणा नहीं, ज्ञान के बाद अवधारणा आएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रभावी शिक्षा का गुण नहीं है, बताएंगे। कौन सा प्रभावी शिक्षा का गुण नहीं है, लोकतंत्रवादी है बिल्कुल, सहानुभूतिपूर्ण भी है, वांछनीय, सूचना प्रदाता भी है, लेकिन एक तंत्रीय जो है प्रभावी शिक्षा का गुण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी ही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? बताएंगे अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसने दिया है? मास्लो ने, हेज़रबर्ग ने, विक्टर ब्रूम ने या फिर स्किनर ने? तो इसका आंसर हो जाएगा विक्टर ब्रूम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत जो है विक्टर ब्रूम के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अग्रिम आयोजक मॉडल किस परिवार से संबंधित है? बताएंगे सामाजिक संपर्क, व्यक्तिगत व्यवहार में संशोधन। तो अग्रिम आयोजक मॉडल जो है ये शिक्षण का मॉडल जो है ये वाला आपका सूचना प्रक्रम से संबंधित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौशल के परिवर्तन में कौन सा उपयोगी है? बताएंगे कौशल के परिवर्तन में कौन सा उपयोगी है? रैखिक, अभिक्रमित, शाखीय, अभिक्रमित। कौशल परिवर्तन एक यात्रा है, गंतव्य नहीं। तैयारी और अधिग्रहण जी नहीं। तो एक उपयोगी कौन सा है? रैखिक, अभिक्रमित। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? कौन सा नहीं है? बताएंगे अनिश्चित से निश्चित की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर, सरल से कठिन की ओर, निगमन से आगमन की ओर। जो हम टीचिंग करते हैं उसका कौन सा फॉर्मूला नहीं है? अनिश्चित से निश्चित की ओर, जी हाँ बिल्कुल है। दृश्य से अदृश्य की ओर या फिर मूर्त से अमूर्त की ओर भी है ना। मूर्त चीज़ों से हम अमूर्त की ओर बच्चों को ले जा सकते हैं। ठीक है, सरल से कठिन की ओर बिल्कुल है। निगमन से आगमन की ओर नहीं होता है, आगमन से निगमन की ओर होता है, ये उल्टा कर दिया है। ठीक है, तो यही पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा था तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूक्ष्म शिक्षण का पहला चरण क्या है? तो कल भी मैंने आपको बताया था कि सूक्ष्म शिक्षण के 6 चरण हैं। तो पहला वाला चरण कौन सा हो जाएगा? बताएंगे पहला चरण हो जाएगा हमारा योजना बनाना। सबसे पहले हम टीचिंग पढ़ाने, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए सबसे पहले हम योजना बनाते हैं। तो 6 चरण हमारे कौन कौन से हैं? पहले योजना बनाएंगे, फिर हम पढ़ाएंगे, फिर प्रतिपुष्टि होगी, है ना। उसके बाद पुनः पाठ योजना बनाएंगे, फिर पुनः शिक्षण होगा, फिर पुनः प्रतिपुष्टि होगी। तो पहला चरण हमारा योजना बनाना हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा घटक समझ स्तर के शिक्षण में शामिल है? बताएंगे कौन सा जो है समझ स्तर के, यानी कि कौन से फैक्टर से हमें हमारी समझ विकसित होती है? बताएंगे अनुप्रयोग से, तुलना करने से, अमूर्तता से नहीं, अन्वेषण यानी कि खोज करने से। जब हम फील्ड में जा कर के किसी भी चीज़ की खोज करेंगे, जब बच्चों को ले जाएंगे तो उसमें जो है बच्चों की समझ विकसित होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक छात्र पढ़ रहा है, किसी ने उसे उसके नाम से बुलाया। एक छात्र जो पढ़ रहा था, किसी ने उसे जो है उसके नाम से बुलाया। निम्नलिखित में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अनुक्रिया प्रकट करेगा? बताएंगे किसी ने, एक बच्चा पढ़ रहा है, कोई उसका नाम लेके बुलाएगा तो उसको क्या संवेदना जो है प्रकट होगी? स्पर्श संवेदना, किसी ने उसको छुआ है। ध्वनि संवेदना, किसी ने उसको आवाज़ दी है। दृष्टि, देख करके, प्रत्यक्ष नहीं, तो वो ध्वनि संवेदना यानी कि उस तक आवाज़ पहुंची है तभी वो प्रक्रिया देगा। ठीक है ना, तो ध्वनि संवेदना इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की आयु कितनी है? तो पियाजे ने 4 स्टेजेस बताई हैं। तो पूर्व, अभी 4 स्टेजेस के बारे में क्वेश्चन है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की आयु जो है वो 2 से 7 वर्ष है। ठीक है ना, यानी कि ये सेकेंड स्टेज है। पियाजे ने 4 स्टेज बताई हैं। शॉर्ट में हम उनको पढ़ते हैं SPC और F, SPCF। अभी आगे डिस्कस करेंगे इस बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? बताएंगे कौन सी विशेषता नहीं है? विज्ञान कक्षा में उच्च रुचि, तार्किक शक्ति में वृद्धि, आजीविका की संचालन योजना या फिर काल्पनिक आकांक्षाओं का अंत। तो बताएंगे कौन सा नहीं है? नहीं पूछ रहा है तो नहीं वाले में रुचि होनी चाहिए, वृद्धि होनी चाहिए, काल्पनिक यानी कि इंट्यूशन से बाहर आना चाहिए, लेकिन आजीविका की संचालन योजना नहीं है उसकी विशेषता। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी ही हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक भाषा के विकास से जुड़े हैं? बताएंगे कौन से मनोवैज्ञानिक जो हैं भाषा के विकास से जुड़े हैं? तो भाषा के बारे में तो आप इस क्वेश्चन को मोस्ट इम्पॉर्टेंट मान करके चलिए, है ना। तो भाषा के बारे में किसने बताया है? नोम चॉम्स्की ने। किसने बताया है?
नोम चॉम्स्की ने। आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक भी कहे जाते हैं। ये कौन कहे जाते हैं? भाषा विज्ञान के जनक, आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक हम नोम चॉम्स्की को कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, थॉर्नडाइक ने अपना अधिगम सिद्ध किया जिसका शीर्षक था, थॉर्नडाइक, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, थॉर्नडाइक ने अपना अधिगम सिद्ध किया। तो बताएंगे इनका जो क्या कहते हैं परीक्षण था, उसका नाम क्या था? परीक्षण और त्रुटि अधिगम, चिन्ह अधिगम, संज्ञानात्मक या फिर स्थानन अधिगम। तो इनका था परीक्षण और त्रुटि अधिगम। थॉर्नडाइक ने तो इसमें 3 नियम दिए थे, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। ठीक है, तो 3 नियम दिए थे, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। ठीक है, थॉर्नडाइक ने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, टोली अवस्था की आयु वर्ग से संबंधित है और विलंबित विकास से संबंधित है। बताएंगे टोली अवस्था की आयु कितनी है, यानी कि बच्चा जो है किस एज में टोली बनाना सीखता है। यानी कि बच्चा जब स्कूल जाता है तो बताएंगे बच्चा स्कूल जाएगा, उसके बाद फिर वो टोली अवस्था में आ जाता है, यानी कि फिर वो ग्रुप में रहने लगता है। तो 8 से 10 वर्ष का बच्चा जो है वो टोली अवस्था में आता है। इसमें बच्चे जो हैं अपने दोस्तों के आसपास रहना पसंद करते हैं, एक ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, ग्रुप स्टडी करना पसंद करते हैं, खेल खेलना सीखते हैं, है ना, जिम्मेदारी सीखते हैं, दूसरों से कंपटीशन करना सीखते हैं, यानी कि प्रतिस्पर्धा की भावना भी आ जाती है बच्चों में 8 से 10 साल तक। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट मार्क करके चलेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक विकास का तीसरा चरण है? तो अभी दूसरे चरण की बात हो गई थी, अब तीसरा चरण क्या हो जाएगा हमारा? मूर्त संक्रियात्मक चरण, है ना, मूर्त संक्रियात्मक। तो ये तीसरा चरण हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो पहला वाला क्या था हमारा? संवेदी पेशीय, ये हमारा पहला चरण है। दूसरा चरण है पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक, चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक। ठीक है, यानी कि ये सेंसरी मोटर हो जाएगा और ये प्री ऑपरेशनल हो जाएगा, ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल हो जाएगा और ये फॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? बताएंगे कौन सा शामिल नहीं है? अभिप्रेरणा, रुचि, सीखने की इच्छा या फिर सामग्री की प्रकृति। बताएंगे कौन सा शामिल नहीं है? तो अभिप्रेरणा शामिल है, रुचि भी शामिल है, सीखने की इच्छा भी होनी चाहिए, लेकिन सामग्री की प्रकृति जो है वो शामिल नहीं है। नहीं पूछा था तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मूल्य है? बताएंगे कौन सा सामाजिक मूल्य है? प्राथमिक लक्ष्य, स्वाभाविक परोपकारिता या फिर आक्रामकता की ज़रूरत। बताएंगे कौन सा सामाजिक मूल्य है? तो समाज में रह करके हमें परोपकारिता की भावना होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। और जो सामाजिक मूल्य हैं जैसे कि देश प्रेम हो गया, है ना, देश प्रेम हो गया, त्याग की भावना हो गई, है ना, और आपका सभ्यता हो गई, है ना, तो इस प्रकार के ये जो है हमारे सामाजिक मूल्य होते हैं। ठीक है, जैसे कि डिसिप्लिन हो गया, तो समझ गए होंगे आप। तो ये आज का प्रैक्टिस सेट था 30 क्वेश्चंस का। बताएंगे क्लास कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर करना, है ना, और क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और प्रैक्टिस सेट के साथ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।